हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक ऑन आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साइंस विद एबी शर्मा। फ्रेंड्स, हम जो कल पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर के अंदर अपन ने कल कंप्लीट क्या कर लिया था? कल अपन ने अवतल दर्पण कंप्लीट कर लिया था। आज अपन इसी के साथ में वापस एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। किसमें? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। क्लियर है फ्रेंड्स? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने अवतल दर्पण पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तल दर्पण। इसके अंदर प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल का मतलब क्या था? अवतल का मतलब था सर दशा हुआ। अवतल में कैसे अपने को क्या दिखाई देता है सर? वो दशा हुआ होता है, उसके अंदर एक केव बनती है। और अगर आपको अवतल याद हो गया तो आपको उत्तल भी याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पिछली बार जो अपन देख रहे थे वो देख रहे थे इस तरफ से, तो अपने को कैसा दिख रहा था वो सर? दशा हुआ दिख रहा था। तो अपन ने उसे कैसा बनाया था? ऐसा बनाया था। इस बार अपन वापस से इधर से ही देख रहे हैं। इस बार क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। सिमिलरिटी से याद कर लो, उत्तल कैसा हुआ होता है? उभरा हुआ होता है। तो इस बार ये कैसा बनेगा सर? इस बार ये ऐसा बनेगा। अपन किस तरफ से देख रहे हैं? अपन इस तरफ से देख रहे हैं। ये कैसा है? उभरा हुआ है, इसलिए कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अगर अपन उस तरफ से देखते तो बताओ वापस से केव बनती या नहीं बनती है? अगर ये केव बन जाती वापस से उस तरफ से तो कौन सा दर्पण हो जाता सर? वापस से वो अवतल दर्पण हो जाता। इस तरफ से देख रहे हैं तो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। क्लियर है फ्रेंड्स? इस बार जो पॉलिश होगी वो किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। इसकी जो पॉलिश है ये इस तरफ होगी। पॉलिश हमेशा फिक्स है, परमानेंट है। किसकी होती है? AgNO3 की होती है। किसकी होती है? AgNO3 की होती है। इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन सिल्वर नाइट्रेट भी बोलते हैं। सिल्वर नाइट्रेट। इसके दो नाम और है सिल्वर नाइट्रेट के अलावा। इसका दूसरा नाम है लूनार कास्टिक और तीसरा है परमानेंट इंक, या इलेक्शन में जो काम आती है शाही। वो जो शाही होती है वो किसकी बनी होती है? AgNO3 की बनी होती है। किसकी बनी होती है सर? AgNO3 की बनी होती है। नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। वापस से अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। अपन पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। अपन वापस से वही अवतल दर्पण की तरह एक लाइन खींचेंगे और अपनी जो चार लोकेशंस थी वो चार लोकेशन कौन कौन सी थी वापस से अपने माइंड को रिकॉल करो और याद करो। पहले कौन सी थी सर? पहली थी इनफाइनाइट, दूसरी सी या वक्रता केंद्र, तीसरी एफ या फोकस बिंदु, चौथी ओ या ध्रुव। इन चारों के बीच में अपन कितने ऑब्जेक्ट रख रहे थे? इन चारों के बीच में अपन 6 ऑब्जेक्ट रख रहे थे। सर कितने ऑब्जेक्ट रख रहे थे? 6 ऑब्जेक्ट रख रहे थे। वापस से अपन लिख लेते हैं। फर्स्ट पे कौन सी है? इनफाइनाइट है। दूसरे पे कौन सी है? सी या वक्रता केंद्र है। थर्ड पे क्या है? एफ या फोकस बिंदु है। और फोर्थ पे क्या है? ओ या ध्रुव है। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आई इतनी बात? ये बहुत इजी है। अवतल दर्पण के कंपेयर में काफी इजी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ समझने का एक्स्ट्रा है ही नहीं। इसके अंदर अपने को फालतू का दिमाग तो लगाना ही नहीं है। फटाफट से याद करो। 4 लोकेशंस, 6 जहां पे अपन ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वो याद करो। और समझने का इसके अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा। पूरा के पूरा दर्पण कंप्लीट, पूरा का पूरा उत्तल दर्पण कंप्लीट। पहली जो अपन वस्तु है वो कहां पे रख रहे हैं? इनफाइनाइट पे रख रहे हैं। कहां पे रख रहे हैं? इनफाइनाइट पे रख रहे हैं। सेकंड अपन कहां पे रख रहे हैं? इनफाइनाइट और सी के बीच में रख रहे हैं। सी यहां पे क्या है? वक्रता केंद्र है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड पे अपन कहां पे रख रहे हैं? वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं। फोर्थ पे अपन कहां पर रख रहे हैं? सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। फिफ्थ पे अपन कहां पे रख रहे हैं? फोकस बिंदु पर रख रहे हैं। और सिक्स पे अपन कहां पे रख रहे हैं? फोकस के पहले। फोकस के पहले मतलब ध्रुव और एफ के बीच में। क्लियर है बात? समझ में इतनी फ्रेंड्स? फर्स्ट कहां पे? सबसे पहले वापस से 4 लोकेशन याद करो कौन कौन सी है। पहली है इनफाइनाइट, दूसरी है सी या वक्रता केंद्र, तीसरी है एफ या फोकस बिंदु, और चौथी है ध्रुव या ओ। अपन रख कहां पे रहे? फर्स्ट पे कहां पे रख रहे हैं अपन? इनफाइनाइट पे रख रहे हैं। सेकंड पे कहां पे रख रहे हैं अपन? इनफाइनाइट और सी के बीच में रख रहे हैं। थर्ड कहां पे रख रहे हैं अपन? सी पर रख रहे हैं। फिर सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। फिर एफ पर रख रहे हैं और वापस कहां पे रख रहे हैं? फोकस के पहले या फोकस और ध्रुव के बीच में। क्लियर है फ्रेंड्स? 4 लोकेशन है और 6 कौन सी है? 6 जगह है। ये याद हो गई अपने को। अपन ने जो प्रतिबिंब रखे हैं, अब इनके अंदर वस्तु किसी भी जगह पर रखो। इनके अंदर वस्तु इन 6 जगहों पर किसी भी जगह पर रखो, प्रतिबिंब किधर की तरफ बनेगा? दर्पण के पीछे की ओर बनेगा। दर्पण के पीछे की ओर बनेगा। कैसे बनेंगे सारे के सारे प्रतिबिंब? सारे बनेंगे सीधे।
और सीधा कैसा होता है? हमेशा उल्टा वास्तविक होता है। और सीधा हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। सीधा हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। और कैसे बनेंगे? वस्तु से छोटे। कैसे बनेंगे? वस्तु से छोटे। ये याद रखना है आपको, कैसे बनेंगे? वस्तु से छोटे। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आई इतनी बात? अपन दर्पण को कहाँ कहाँ पे रख रहे हैं? वस्तुओं को 6 जगहों पर रख रहे हैं। 4 लोकेशन कौन कौन सी है? इनफाइनाइट, सी, एफ और ओ। अपन रख कहाँ कहाँ पे रहे हैं? पहली रख रहे हैं इनफाइनाइट पे, दूसरी रख रहे हैं इनफाइनाइट और सी के बीच में, तीसरी अपन रख रहे हैं सी पर, फोर्थ अपन रख रहे हैं सी और एफ के बीच में, फिफ्थ अपन रख रहे हैं एफ पर, और सिक्स अपन रख रहे हैं एफ और ओ के बीच में। क्लियर है फ्रेंड्स? फोकस के पहले। ये तो 6 लोकेशंस जहां जहां पे अपन वस्तु को रख रहे हैं। अब इनमें से वस्तु कहीं पर भी रखो, जो प्रतिबिंब बनेंगे वो किस तरफ बनेंगे? दर्पण के पीछे की ओर बनेंगे। कैसे बनेंगे? सीधे, आभासी और वस्तु से छोटे। कैसे बनेंगे? सीधे, आभासी और वस्तु से छोटे। पॉलिश किसकी करेंगे अपन? AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट की करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आई इतनी बात? फटाफट से इसको लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अवतल दर्पण में तो फिर भी अपने को बहुत जगह दिमाग लगाना होता है कि अपन कहाँ कहाँ पे रख रहे हैं। तो सी पे रख रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? सी पर ही बनेगा। 100 तरह की चीजें थी उसके अंदर। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, काफी इजी था ये। अवतल दर्पण अगर समझ लिया आपने तो उत्तल दर्पण आपको समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अपन 3rd नंबर पे पढ़ते हैं अब समतल दर्पण। कौन सा? प्लेन मिरर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब। समतल दर्पण में प्रतिबिंब। समतल दर्पण में प्रतिबिंब। अपने को समतल दर्पण में प्रतिबिंब समझने के लिए सबसे पहले अपने को इसकी जो पहली लाइन है, कुछ इसके 2-3 लाइन है, वो अपने को इंपॉर्टेंट करनी पड़ेगी। नोट वो लिख लीजिए आप। इसकी जो पहली लाइन है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पहली लाइन है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब, समतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब सीधे, आभासी व वस्तु के बराबर बनते हैं। वस्तु के बराबर बनते हैं। कैसे बनते हैं? सीधे, आभासी व वस्तु के बराबर होते हैं। सीधा हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। उल्टा हमेशा कैसा होता है? वास्तविक होता है। क्लियर है? फटाफट से पहली लाइन नोट कीजिए और दूसरी लाइन इसकी लिखिए। समतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब, आगे समतल दर्पण लगा देना। समतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब या प्रतिबिंब जो होते हैं इनकी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी कितनी होती है? बताओ आप। वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी। समतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी कितनी होती है? बताओ। समतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी कितनी होती है? देखो एक चीज समझो, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कैसे अपन निकालेंगे? क्योंकि मिरर तो बिल्कुल प्लेन है ना। अब बताओ सीधे दर्पण की कोई त्रिज्या हो सकती है क्या? सीधे दर्पण की कोई भी त्रिज्या नहीं हो सकती है। अगर ये कोई गोली दर्पण होता तो अपन सर बता देते कि इसका जो सेंटर है वो ये है और ये सी क्या है? रेडियस है। ये इसका क्या है? सेंटर है। बताओ इसके अंदर कोई सेंटर हो सकता है क्या? अगर सेंटर नहीं है तो इसकी रेडियस बन सकती है क्या? अगर इसके सेंटर और रेडियस नहीं बन सकती, इसको लेके जाए जाओ ना, आप कितना लंबा खींचोगे इसको? बिल्कुल आप दूर दूर तक जाए जाओ, इसकी जो रेडियस है वो आपको मिलेगी नहीं। तो इसकी कितनी होगी रेडियस? इन्फिनिटी होगी। कितनी होगी? अनंत होगी। अगर इसकी रेडियस अनंत होगी तो इसकी जो फोकस दूरी है वो भी कितनी होगी? अनंत होगी। अपन इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अगर इसकी रेडियस जो है अनंत है तो इसकी फोकस दूरी भी कितनी होगी? अनंत होगी। अपन जैसे माना कि सी क्या है? इन्फिनिटी है। इसकी जो वक्रता केंद्र है वो क्या है? वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है? इन्फिनिटी है, अनंत है। अब अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था C बराबर 2F। अपन ने क्या पढ़ा था? C बराबर 2F। अपन ने कल ये कंप्लीट पढ़ लिया था। C बराबर क्या है? 2F। अपन यहाँ पे C को कितना मान रहे हैं? इन्फिनिटी मान रहे हैं। तो इन्फिनिटी बराबर 2F। तो F बराबर इनफाइनाइट बटे 2। F बराबर इनफाइनाइट बाय
2। अब आप इनफाइनाइट में चाहे जोड़ो चाहे भाग दो, मतलब चाहे भाग दो चाहे गुणा करो, कितना आना है, हमेशा इनफाइनाइट ही आना है। तो बताओ इसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी है, इनफाइनाइट है। इसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी है, इनफाइनाइट है। वैसे इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो भी कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आई इतनी बात। ये अपन ने इसको प्रूव भी कर लिया। समतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, इन्फिनिटी या अनंत होती है। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आई इतना। फटाफट से इसको आप नोट करो। अपन इसके बाद में अब पढ़ेंगे इसकी आवर्धन क्षमता। पॉइंट नंबर 3 क्या है, आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेंस कैपेसिटी। इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है। चलो आवर्धन क्षमता समझने के पहले सबसे पहले समझो कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन क्या होता है, देखो आवर्धन का जो फॉर्मूला वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। इस वस्तु को ही बिंब भी बोलते हैं। किताबों के अंदर कुछ जगह बिंब की ऊंचाई भी लिखा हुआ होता है, तो कुछ भी समझ लो इसको, वस्तु की ऊंचाई समझ लो या बिंब की ऊंचाई समझ लो। बताओ कितनी होगी इसकी आवर्धन क्षमता, कितनी होगी। अगर मान लो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो कितनी है, 6 फीट है। कितनी है, 6 फीट है। अब बताओ वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी। अपन ने जो पहला पॉइंट लिखा था वो लिखा था कि सभी जो प्रतिबिंब होते हैं वो वस्तु के बराबर बनते हैं। कैसे बनते हैं, सीधे, आभासी और वस्तु के बराबर बनते हैं। तो बताओ वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी, 6 फीट होगी। 6 फीट होगी तभी तो ये वस्तु के बराबर बनेगा। तो 6 और 6 कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन लिखो, आप एक क्वेश्चन लिखो। यदि यह बताओ यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर है तो इनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा बाद में आएगा, प्रतिबिंबों की संख्या निकालना मैं अब बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर एक सिंपल सा लॉजिक लगेगा, वो आप लगा सकते हो इजीली। बताओ कैसे निकालेंगे। माना कि ये क्या है, दो समतल दर्पण है। अब ये एक दूसरे के पैरेलल है। कैसे ये एक दूसरे के पैरेलल है, अगर ये एक दूसरे के झुके हुए होते हैं तो जैसे अपन बार्बर शॉप वगैरह पे जाते हैं तो अपन देखते हैं कि अपने जो प्रतिबिंब होते हैं वो कुछ लगभग 8 या 10 या 4 या 5 बन के, वो जिस हिसाब से वो एंगल झुका होता है उस हिसाब से बनकर खत्म हो जाते हैं। बताओ अगर ये एक दूसरे के समांतर है तो बताओ इसके अंदर प्रतिबिंब कितने बनेंगे, इसके अंदर अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। क्यों, क्योंकि बिल्कुल ये एक दूसरे के समांतर है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो इसके अंदर बनेगा वापस, इसका इसके अंदर रिपीट हो जाएगा और ये लगभग ये सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। तो बताओ कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो बनेंगे इनफाइनाइट। कितने बनेंगे सर, इनफाइनाइट बनेंगे। फटाफट से इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। आवर्धन क्षमता कंप्लीट हुआ। अपन अब पढ़ेंगे प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालते हैं। किसकी संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या। ये तो समांतर दर्पण था इसलिए बिल्कुल इजी था इसका कॉन्सेप्ट। इसके अंदर जीरो मत करके आ जाना, बस ये ध्यान रखना। इनफाइनाइट ऑप्शन के अंदर जीरो भी आएगा लेकिन बनेंगे कितने, इनफाइनाइट बनेंगे। इसके बाद में देखो समतल दर्पण यदि थीटा कोण पर झुके हो, समतल दर्पण यदि थीटा कोण पर झुके हो तो उनके मध्य कितने प्रतिबिंब बनेंगे।
यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के सापेक्ष स्थिरता कोण पर झुके हो तो उनके मध्य कितने प्रतिबिंब बनेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखो आप इसका एक फॉर्मूला है, अपने को वो याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, n बराबर 360/θ -1 और n बराबर 360/θ। दो फॉर्मूले हैं, क्या है, n बराबर 360/θ -1 और n बराबर 360/θ। यहाँ पे n क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या। क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या। n क्या है यहाँ पर, प्रतिबिंबों की संख्या। फॉर्मूला क्या है, n बराबर 360/θ -1 और n बराबर 360/θ। ये फॉर्मूले कब कब लगेंगे, यदि सम संख्या आए, यदि इवन नंबर आए तो फिर -1 करना पड़ेगा, यदि विषम संख्या आए तो अपने को -1 नहीं करना पड़ेगा। यदि सम संख्या आए तो अपने को -1 करना पड़ेगा, और यदि सम संख्या नहीं है और विषम संख्या आता है, यदि ओड नंबर आता है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, -1 नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है फ्रेंड्स। फटाफट से इसे लिखो, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चंस देता हूं। दो क्वेश्चंस देखिए आप। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के सापेक्ष 40 डिग्री कोण पर झुके हों, 40 डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। क्लियर है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन तो ये है, और एक क्वेश्चन साथ में एक और लिखो। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के सापेक्ष 60 डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। दो क्वेश्चन है। पहला क्या है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के सापेक्ष 40 डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के सापेक्ष 60 डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। फॉर्मूला क्या था, n बराबर 360/θ -1 और -1 चलो अपन बाद में करेंगे, पहले अपन इसे सोल्व करते हैं। 360/θ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 डिग्री दे रखी है। कितना आएगा 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा। सम संख्या है, विषम संख्या है, विषम है, ऑड नंबर है, और अगर ऑड नंबर है तो अपने को -1 नहीं करना पड़ेगा, -1 नहीं करना पड़ेगा। ओ क्या है, 9 क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। इसके अंदर क्या है 360/60। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 दे रखी है। 60 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इस बार कौन सा नंबर आ रहा है सर, इस बार जो नंबर आ रहा है वो सम संख्या आ रही है, इवन नंबर आ रहा है। अगर इवन नंबर आ रहा है तो अपने को -1 करना पड़ेगा, तो अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। अगर विषम नंबर आता है, ऑड नंबर आता है तो अपने को -1 नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर सम संख्या आती है, इवन नंबर आता है तो अपने को -1 करना पड़ेगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में इतना। चलो एक क्वेश्चन और करो आप फटाफट से, मैं इसे फटाफट से मिटा देता हूँ, फिर नया लिख देता हूँ। लिखो, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए
वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई दर्पण की ऊंचाई का कितना होना चाहिए, दर्पण की ऊंचाई का कितना होना चाहिए। समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई दर्पण की ऊंचाई का लगभग कितना होना चाहिए। इसका जो आंसर है ऑप्शन लिखो ए, वस्तु के बराबर या पूरा, बी आधा, सी 1/3, डी 1/4। बताओ कितना होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, आधा होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, कम से कम 1/4 होना चाहिए। आंसर इसका 1/2। 1/2 कैसे आएगा, जैसे मान लो कि ये आप खड़े हो, ये कौन हो, आप खड़े हो, ये क्या है आपका, ये प्रतिबिंब आपकी वस्तु के बराबर बन रहा है, जितने आप हो ये उतना ही क्या है, प्रतिबिंब है। क्लियर है फ्रेंड्स। ये बीच में कांच है, बीच में क्या लगेगा, यहाँ पे मिरर लगेगा। आप अपनी आंख से इस वस्तु के सिर को अपने प्रतिबिंब के और अपने प्रतिबिंब के पैर को देखोगे तो आप देखोगे कि आपके जो बीच में दर्पण की जरूरत है वो कितनी है, लगभग इतनी है। कितनी है सर, इतनी है। आप अपनी आंख से वस्तु के सिर को और वस्तु के जो प्रतिबिंब है उसके पैर को देखोगे तो आप पाओगे कि जो दर्पण की जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है, आधी है। कितनी है सर, आधी है। प्रूव हो गया इससे, लगभग कितनी होनी चाहिए, आधी तो होनी ही चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया। देखो ये क्वेश्चंस जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन्हें साथ के साथ नोट जरूर किया कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस मैं लिखवा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन्हें आप साथ के साथ में नोट जरूर करा करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है सारे के सारे, इसलिए मैं इनको यहाँ पे करवा रहा हूँ। क्लियर है। उसके बाद में आप वापस से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जो कुछ 4-5 इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो 4-5 जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, वो मैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो ऐसा है कि उन क्वेश्चनों को आप साथ साथ है ना, से आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो अपन जो है अपना क्वेश्चन अगला वो देखते हैं। यदि दो समतल दर्पण यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के सापेक्ष 50 डिग्री कोण पर झुके हैं, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के सापेक्ष 50 डिग्री कोण पर झुके हैं तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के मध्य 50 डिग्री कोण पर झुके हैं तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। बताओ कितना है, 360/θ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। कितना आएगा, 30, 7.2। कितना आ रहा है, 7.2। आंसर कितना कर देंगे अपन, 7 कर देंगे। बताओ सही है या गलत है। बिल्कुल सही है। आंसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो तरीका है निकालने का वो आपका बिल्कुल गलत है। वो कैसे है, क्योंकि अपन जो मैथ्स के अंदर अपन क्या करते हैं, अगर 7.2 आ रहा है तो अपन उसको क्या लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। अगर 7.8 आता है तो अपन उसको कितना लिख देते हैं, लगभग अप्रोक्स 8 लिख देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना अपन। अगर 7.2 आ रहा है मैथ्स के अंदर तो अपन उसको क्या लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। अगर 7.8 आ रहा है तो अपन उसको लगभग कितना लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं। ऐसा ही करते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। अगर इसके अंदर 7.1 भी आ गया तो अपने को 8 लिखना पड़ेगा, और अगर 7.9 आएगा तो भी अपने को कितना लिखना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा। अगर पॉइंट के आगे एक डिजिट भी बढ़ जाती है तो अपने को जस्ट उसका नेक्स्ट डिजिट लिखना पड़ेगा। अगर पॉइंट के आगे अगर पॉइंट लग गया है ना तो उसकी जो अपने की नेक्स्ट डिजिट है वो लिखनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि अगर 3.1 आता तो कितना लिखते, तो भी 4 लिखते, और अगर 3.9 आता तो भी कितना लिखते, 4 लिखते। बढ़ा के लिखना है अपने को। कैसे लिखना है सर, बढ़ा के लिखना है। 7.1 आया तो कितना लिखते, 8 लिखते। अब आप कहोगे कि सर मान लो कि ये तो फिर भी 7 आ रहा है, विषम संख्या आ रही है, तो बताओ आंसर तो सही है ना। आंसर अभी तो सही है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कोई एंगल ऐसा देता है कि जो आपका आंसर है वो लगभग कितना होता, 8.1 होता। कितना होता, 8.1 होता, तो आप कितना लिख देते, 8 लिख देते। अब बताओ 8 तो बिल्कुल गलत हो जाता ना। गलत कैसे हो जाता, क्योंकि ये सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो अपने को -1 करना पड़ेगा। सम संख्या है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो फिर करेक्ट जो आंसर होता वो क्या होता, 7 होता। लेकिन आपने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। जबकि इसका जो मेन आंसर है वो 9 होगा।
क्या होगा 9 होगा। 9 करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिजिट लग गई ना आगे, जैसे ही पॉइंट लग जाता है अपने को नेक्स्ट डिजिट लिखनी पड़ेगी। जैसे ही पॉइंट लग जाता है अपने को उसकी नेक्स्ट डिजिट लिखनी पड़ेगी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 9 होगा। ऑप्शन के अंदर तीनों होंगे, 9 भी होगा, 8 भी होगा और 7 भी होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो जैसे ही अपने को पॉइंट के आगे एक भी नंबर बढ़ जाता है अपने को उसकी नेक्स्ट डिजिट लिखनी पड़ेगी। देखो कैसे, फटाफट समझ लेते हैं इसको अपन जल्दी से। जैसे मान लो आपके 3.1 आ रहा है, 4.1 आ रहा है, 4.9 आ रहा है, 3.9 आ रहा है, 8.4 आ रहा है और 8.9 आ रहा है। अब बताओ 3.1 को अपन कितना लिख सकते हैं? लगभग 4, 4.1 को 5, 4.9 को 5, 3.9 को 4, 8.4 को 9 और 8.9 को भी 9, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताओ ये तो अपने आंसर आ गए जी। जिसके अंदर सम संख्या आ रही है उसके अंदर अपने को -1 भी तो करना होगा ना। तो इसके अंदर ये -1 करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये विषम संख्या है, इसका आंसर यही रहेगा। ये विषम संख्या है, इसका आंसर यही रहेगा। इसके अंदर -1 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? ये विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या है। कहने का मतलब ये है कि अगर पॉइंट के बाद में कुछ भी ऐड करे, वो पॉइंट के बाद में वो कुछ भी ऐड करे, जैसे ही वो ऐड करेगा अपने को उसकी नेक्स्ट डिजिट लिखनी पड़ेगी और फिर अपने को देखना पड़ेगा कि ये इवन नंबर है या ओड नंबर है, ये सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर सम संख्या है तो -1 करना पड़ेगा और अगर विषम संख्या है तो अपने को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? परफेक्ट आएगा, जैसा अपन इसके अंदर देख सकते हैं। अगर पॉइंट के आगे एक भी संख्या बढ़ा दी तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को उसका नेक्स्ट नंबर लिखना पड़ेगा। बोलो क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया नहीं है इतना? ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। आजकल वो 30 डिग्री 60 डिग्री वाले तो गए टाइम, क्योंकि उस टाइम पे आते थे क्वेश्चन इजी। अब इस टाइप के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। तो पॉइंटों के अंदर आ गया तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा? अपने उसकी नेक्स्ट जो डिजिट है वो लिखनी पड़ेगी। क्लियर है फ्रेंड्स? फटाफट से इसको नोट करो और देखो। अब आप वापस से 2 क्वेश्चंस और देखो। इन दोनों के मध्य आपको डिफरेंस पहचानना है, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 2 क्वेश्चंस देखो, अपने को उसके बीच में डिफरेंस पहचानना है और वापस उसी से वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, फिर मैं इस वीडियो को क्रॉप कर दूंगा ताकि ये वीडियो थोड़ा लंबा भी नहीं होगा और आपको भी थोड़ा देखने में इसको आसानी होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं वीडियो को बीच में क्रॉप कर दूंगा ताकि जो वीडियो है थोड़ा शॉर्टेज हो जाएगा और शॉर्टेज होने के साथ में आपको भी पढ़ने में आसानी होगी और मुझे भी थोड़ा बोलने में आसानी होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्लियर है फ्रेंड्स? मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए हैं। अब आप इन दोनों क्वेश्चनों को पढ़िए और इन दोनों में डिफरेंस देखो। पहले तो सबसे पहले क्या देखना है अपने को? डिफरेंस देखना है। इससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा, मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैंने तो लिख दिया। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से आती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण की ओर कितनी चाल से आएगा? किसकी ओर? दर्पण की ओर। और इसके अंदर क्या बोल रहा है? वस्तु की ओर। इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखो आप। पहले में तो क्या बोल रहा है? दर्पण की ओर, और दूसरे में क्या बोल रहा है? वस्तु की ओर। जैसे मान लो कि ये कोई समतल दर्पण है, ये क्या है? कोई समतल दर्पण है। ये इधर कोई वस्तु रखी है, ये इधर कोई वस्तु, ये जैसे मान लो कि ये आप ही खड़े हो, ये इधर कोई वस्तु और ये आपका प्रतिबिंब है। क्लियर है फ्रेंड्स? ये आपका प्रतिबिंब है। अभी बताओ ये इस तरफ किस चाल से जा रहा है? ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की चाल से। किस चाल से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड की चाल से। अब जिस चाल से ये जाएगा उसी चाल से तो ये आएगा ना भाई। जिस चाल से ये जाएगा उसी चाल से तो ये आएगा ना। तो ये भी किससे आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड की चाल से। कितनी चाल से आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड की चाल से। ये क्या बोल रहा है? दर्पण की ओर। तो बताओ दर्पण की ओर कितनी चाल से आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड की चाल से ही आ रहा है। दर्पण की ओर कितनी चाल से आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड की चाल से ही आ रहा है। अब जैसे इसके अंदर देखो, ये तो कोई दर्पण है और ये कोई वस्तु है। ये तो कोई दर्पण है और ये कोई वस्तु है। ये कितनी चाल से आ रहा है? ये आ रहा है सर 2 मीटर पर सेकंड की। कितनी से आ रहा है? 2 मीटर पर
सेकंड की, ये भी किधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड की। दोनों की चाल क्या है 2 मीटर पर सेकंड। इस बार के वस्तु की ओर ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु की ओर कितनी चाल से आ रहा है, तो 2 तो ये और 2 ये, बताओ 4 मीटर पर सेकंड हुआ या नहीं हुआ, 4 मीटर पर सेकंड हुआ या नहीं हुआ। इस बार तो क्या बोल रहा है कि वस्तु दर्पण की ओर पूछ रहा है कि दर्पण की ओर कितनी चाल से आ रहा है। अगर आपसे एक लॉजिक याद रख लो, अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे हो तो एक लॉजिक आप याद रख लो। अगर ये दर्पण के रिलेशन में पूछे, दर्पण के संदर्भ में पूछे तो अपने क्या करना है, जो आंसर है वो की वो वैल्यू वापस से पुट कर देनी है, जो वैल्यू आए वो की वो वापस से पुट कर देनी है। लेकिन अगर अपने से ये वस्तु की ओर पूछे, वस्तु के संदर्भ में पूछे तो अपने जस्ट डबल कर देना है। अगर यहाँ 20 होता तो आंसर कितना आ जाता, 40 आ जाता। कितना आ जाता सर, 40 आ जाता। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी तय कर रहा है, तो 2 तो ये और 2 ये, और ये क्या कर रहा है सर, ये सिर्फ ओनली दर्पण तक की दूरी तय कर रहा है। कहां तक की दूरी कर रहा है, सिर्फ दर्पण तक की दूरी तय कर रहा है। बताओ क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आई इतनी बात। फटाफट से इन क्वेश्चनों को अगर समझ में नहीं आया तो वापस से इसको रिपीट कर लेना, और अगर रिपीट भी नहीं हो या अगर आपको फिर भी समझ में आए तो वापस से एक बार इसको आप याद कर लेना। अगर ये दर्पण के संदर्भ में पूछता है तो वापस वो की वो वैल्यू पुट करनी है, और अगर वो पूछे कि वस्तु की ओर कितनी दूरी से आएगा तो अपने को जस्ट उस वैल्यू का डबल कर देना है। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आई। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आप ढंग से समझ लेना और इन दोनों को याद कर लेना एक बार। याद मतलब इन दोनों को तरीका समझ, कॉन्सेप्ट आप इनका एक बार ढंग से देख लेना। तो फ्रेंड्स अपन आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे को भी सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आगे भी लाता रहूं और अपन एक लंबी श्रृंखला साथ बनाते चले।